नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्साइटेशन मेथड्स के बारे में। कौन कौन से टाइप ऑफ एक्साइटेशन होते हैं डीसी जनरेटर में और वो एक्साइटेशंस की इक्वेशन हम कैसे डराइव करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, डीसी जनरेटर हो चाहे डीसी मोटर हो, दोनों की कंस्ट्रक्शन एक जैसी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर के जो टाइप है वैसे के वैसे टाइप ही आपके डीसी मोटर के होंगे। तो आप क्या, अगर डीसी जनरेटर के टाइप्स के बारे में आपको पूरा पता है तो डीसी मोटर के टाइप्स आप इजीली वही जो टाइप्स है वही डीसी मोटर के टाइप्स है। बस थोड़ा सा स्मॉल चेंजेस है, वो मैं आपको बता दूंगा स्मॉल चेंजेस क्या है। बस एक है कि डीसी जनरेटर लोड को सप्लाई देता है और जो डीसी मोटर है वो जो टर्मिनल वोल्टेज है उससे सप्लाई लेता है। उन दोनों में सिर्फ ये इतना फ़र्क है, जनरेटर सप्लाई देता है लोड को और मोटर सप्लाई से लेता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स की, तो डीसी जनरेटर का जो टाइप है वही जो टाइप होंगे वो मोटर के लिए होंगे। तो आप डीसी जनरेटर के टाइप्स अच्छे से पढ़ लेना, तो मोटर के टाइप आपके वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं डीसी जनरेटर की क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो डीसी जनरेटर दो टाइप्स में होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड, मतलब किसी एक वाइंडिंग को एक्साइट करना होता है। हमें पता है कि किसी भी मशीन में दो वाइंडिंग होती है, एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, जो आर्मेचर में लगी होती है, और दूसरी होती है फील्ड वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। फील्ड वाइंडिंग इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि ये क्या, इसका काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक डोमेन बनाने का काम होता है फील्ड वाइंडिंग का, इसीलिए इसे फील्ड वाइंडिंग बोला जाता है। तो एक्साइट करना, एक्साइट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक वाइंडिंग को एक्साइट करके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे जो टाइप्स है एक्साइटेड, इसका मतलब ये कौन सी वाइंडिंग को एक्साइट करे, ये फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर रहा है। फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट मतलब सप्लाई दे रहा है और उससे फ़ायदा क्या हो, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके नाम से, जैसे एक सेपरेटली एक्साइटेड है, एक है सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको किसी और अलग एक डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, जबकि सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, जो आर्मेचर वो अपना खुद का इंड्यूस जीएमएफ बनाएगा और वो इंड्यूस जीएमएफ उससे उस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेगा। इतना फ़र्क है। सेपरेटली में कोई अलग सोर्स होगा जो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर रहा होगा, और सेल्फ एक्साइटेड में जैसे आर्मेचर वो खुद अपना इंड्यूस जीएमएफ बनाएगा और उसी सप्लाई से, उसी इंड्यूस जीएमएफ से फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेगा। इसीलिए उसको सेल्फ बोलने लगे, और सेपरेटली को अलग से सोर्स से सप्लाई कर रहे हैं इसलिए उसको सेपरेटली बोलने लगे। ठीक है, अब इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में। जैसा कि मैंने क्या बताया कि एक डीसी जनरेटर की जो वाइंडिंग हो, कौन सी फील्ड वाइंडिंग को, या जिसे हम कोयल बोल रहे हैं, उसको एक्साइट या एनर्जाइज किया जाता है। किससे? एक सेपरेट एक्सटर्नल डीसी सोर्स से, अलग से एक सोर्स से एक्साइट किया जाता है। तो इसी वजह से इसे हम बोल रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट की। अगर फील्ड करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, फील्ड करंट की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स का मान कम होता है। तो बेसिकली क्या है कि फ्लक्स जो होता है वो कितने, उसका अमाउंट जो डिसाइड किया जाता है उस वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बताया होगा, द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोल, जितना पोल के द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस किया गया वो किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड करंट विद द अनसैचुरेटेड रीजन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ द पोल्स। अनसैचुरेटेड रीजन, यहाँ पे बात करते हैं हम रीजन की। अगर कोई भी मटेरियल होता है उसकी दो कंडीशंस होती है, एक तो अनसैचुरेशन, एक सैचुरेशन। अनसैचुरेशन अगर वो रीजन में है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप फील्ड करंट का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे, अनसैचुरेशन रीजन में फील्ड करंट का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे तो उसमें जो फ्लक्स है वो क्या होता है, उसके लीनियरली प्रोपोर्शनली रेशियो में बढ़ता रहेगा। फ्लक्स लीनियरली बढ़ता रहता है। तो ये तो है अनसैचुरेशन रीजन। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है कि जब आप अगर फील्ड करंट का मान फिर भी बढ़ा रहे, फर्दर इंक्रीज कर रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है, फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता है। भाई पूरा एकदम लीनियरली, पहले लीनियरली बढ़ रहा था, अब लीनियरली ना बढ़ के धीरे धीरे बढ़ता है और फिर फाइनली जाके लास्ट में कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो रीजन है जहाँ पे फ्लक्स थोड़ा चेंज हो रहा है या इसके बाद वो कांस्टेंट हो रहा है, इसे हम बोल रहे हैं सैचुरेशन रीजन। और जहाँ पे फ्लक्स फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है वो है अनसैचुरेटेड रीजन। ठीक है,
तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द पोल, जो पोल के द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है फील्ड करंट पे, जब तक कि वो अनसैचुरेटेड रीजन में, ठीक है, अनसैचुरेटेड रीजन में फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, फील्ड करंट के। जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ रही है वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ रहे हैं। लेकिन बट इन द सैचुरेटेड रीजन फ्लक्स रिमेंस कांस्टेंट। सैचुरेटेड रीजन में जैसे आप देख सकते हो कि फील्ड करंट का मान आप कितना भी बढ़ा दो उसके बाद आपका जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड रीजन में तो फ्लक्स क्या हो गया, आपके फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल हो गया। फील्ड करंट जैसे बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ता रहेगा। लेकिन अनसैचुरेटेड रीजन में क्या हो गया, फ्लक्स हो गया कांस्टेंट। आप फील्ड करंट का मान कितना ही बढ़ाओ आपके फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि द फील्ड वाइंडिंग ऑफ टाइप ऑफ जनरेटर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। क्यों, इसमें क्या होता है कि आपकी करंट की वैल्यू है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू हाई होती है, तो इसमें करंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो कम अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके लिए हमें अगर फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना होता है तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स उस वाइंडिंग के बढ़ाने पड़ते हैं। तो इसी वजह से जो फील्ड वाइंडिंग होती है इस टाइप के जनरेटर में उसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। और अगर रजिस्टेंस उसका ज़्यादा है, उसका रजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रजिस्टेंस हमें क्या होता है, रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो होता है उस मटेरियल की रजिस्टिविटी जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। एल होती है लेंथ और ए होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब डायमीटर। अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डायमीटर कम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अगर डायमीटर ज़्यादा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया और उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। ए एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि भाई डायमीटर ज़्यादा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा और रेजिस्टेंस कम हो गया। तो इसने क्या बोला कि यहाँ पे जो वायर होते हैं वो थिन होते हैं, थिन मतलब पतले होते हैं जिसका डायमीटर कम होता है। तो डायमीटर कम होने से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, कम होने से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वायर लेंगे थिन वायर लेंगे, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस उस फील्ड वाइंडिंग का ज़्यादा रखना होता है। ओके, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे द लेंथ ऑफ सच वाइंडिंग, भाई अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे तो लेंथ ऑटोमेटिकली उस वायर की या उस वाइंडिंग की ज़्यादा हो गई। तो लेंथ जो है इस वाइंडिंग की वो ज़्यादा है और क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, जो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। उससे क्या होगा, जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो हाई हो जाता है। अब इस हाई होने से क्या होता है कि जो आपका फील्ड करंट है उसका मान कांस्टेंट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट लिमिट कर सकते हैं बेसिकली, और फ्लक्स का मान हमें कांस्टेंट मिलने लग जाएगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो स्पीड भी नियर बाई कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, जो फील्ड वाइंडिंग उसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, थिन हो गया। तो थिन होने से क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया और उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली टेस्टिंग पर्पज़ इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग पर्पज़ होते हैं, जैसे हमें कोई भी अगर इक्विपमेंट टेस्ट करना होता है तो वहाँ पे हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके हम जो फील्ड वाइंडिंग है इसकी वैल्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेम फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी इंड्यूस जीएमएफ जनरेट करना हो या स्पीड हो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं मशीन की। ओके, सेकेंड जो है इसका वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो है आर्मेचर और ये है फील्ड वाइंडिंग। तो मैंने क्या बताया कि अगर इस आर्मेचर को अलग से एक लोड से कनेक्ट किया है, ये आर्मेचर अलग से लोड से कनेक्टेड है, तो ये आर्मेचर लोड को सप्लाई दे रहा है। और यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग डीसी सप्लाई से जुड़ी हुई है और इसको अलग एक डीसी सोर्स से जोड़ा हुआ है। तो इसीलिए सेपरेट डीसी सोर्स से जोड़ने के कारण ही इसे हम बोल रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर इसको सेल्फ बनाना होता तो क्या करना होता, सेल्फ बनाना होता, जो ये डीसी सप्लाई है ना इसको यहाँ से हटा दो और इस फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ दो। तो क्या हुआ कि इस आर्मेचर ने अपना एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाया और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ से ये इस फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई करने लग जाएगा। तो ये हो गया सेल्फ एक्साइटेड, मतलब आर्मेचर खुद अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहा है और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ से फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई करा। तो ये होगा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अभी हमने डिस्कस किया था सेपरेटली मतलब फील्ड वाइंडिंग को अलग से किसी सोर्स से जोड़ा हुआ और आर्मेचर को लोड से जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फील्ड करंट है वो तो हो जाएगी यहाँ पे डीसी सप्लाई V अपॉन इस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RF, ये तो हो गई फील्ड करंट। और आप यहाँ पे देखो कि आर्मेचर करंट और लोड करंट एक ही, आर्मेचर करंट और लोड करंट दोनों सीरीज में है ना, तो करंट इक्वल होगी।
ये देखो, तो आई ए इज़ द आर्मेचर करंट, आई एल इज़ द लाइन या लोड करंट, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना होता तो टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, केवीएल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इस लूप के अंदर केवीएल लगा दो, तो ये हो गया ईजी, ठीक है। अब यहाँ पे इस आर्मेचर वाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस होता है तो क्या है, आर ए, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या होगा, V इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर ए, ये इक्वेशन बनेगी टर्मिनल वोल्टेज की, ठीक है। और सेकंड, अगर मान लो ब्रश कॉन्टैक्ट ब्रश ड्रॉप को मैंने यहाँ पे क्या नेगलेक्ट किया था ऊपर वाली इक्वेशन, अगर कॉन्टैक्ट ब्रश ड्रॉप को भी बोलता है कि इंक्लूड करना है, तो आप यहाँ पे ये हो जाएगा V इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस 2VB, जहाँ VB क्या है, वोल्टेज पर ब्रश, वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश है। अगर वो उसने ये बोला कि वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट है या 1 to 2 वोल्ट है, तो हमें इसका मतलब क्या समझना है, हमें इसका मतलब समझना है कि वोल्टेज पर ब्रश ले रहा है वो। और अगर वो बोले कि 3 to 4 वोल्ट या 4 to 5 वोल्ट, तो उसने दोनों ब्रश का वोल्टेज बताया, ठीक है। इसका मतलब उसने 2VB बताया। बेसिकली क्या होता है कि वोल्टेज जो ड्रॉप पर ब्रश होता है वो 1 से 2 वोल्ट के बीच का होता है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ओके, थर्ड जो है पावर डेवलप की। देखिए आप यहाँ पे दो चीज़ देख सकते हो कि एक जगह पावर डेवलप हो रही है और एक जगह पावर यूज की जा रही है या यूटिलाइज की जा रही है या जहाँ से सप्लाई की जा रही है। आपका लोड यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है, आपका लोड यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे मिलेगी इस लोड को आउटपुट पावर। लोड को सप्लाई कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे जनरेट हो रही है पावर आर्मेचर के अंदर। तो पावर क्या होती है, पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। अब जनरेटेड पावर की बात करता हूँ तो यहाँ पे जनरेटेड पे आर्मेचर पे देखो वोल्टेज क्या है ईजी, करंट क्या है आई ए। तो पावर जनरेटेड या पावर डेवलप्ड आर्मेचर में क्या हो गई, ईजी इंटू आई ए, ठीक है। अब आउटपुट कहाँ मिल रही है, आउटपुट मिल रही है हमें इस जनरेटर के टर्मिनल पे जहाँ पे लोड कनेक्ट है। टर्मिनल पे देखो वोल्टेज क्या है वी और करंट क्या है आई एल या आई ए। तो जो आउटपुट पावर हो गई वो हो गई वी आई एल या वी आई ए, क्योंकि आई ए और आई एल दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड के बारे में। अब हम देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में। सेल्फ एक्साइटेड जैसे मैंने बताया था कि एक फील्ड वाइंडिंग होती है किसी भी डीसी मशीन में और एक होता है आर्मेचर। अब सेपरेटली में तो क्या किया, इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से कनेक्ट किया, सप्लाई से जोड़ा, और आर्मेचर को अलग से। अब यहाँ पे क्या करें, सेल्फ एक्साइटेड में हम इस फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि ये आर्मेचर जब अपना इंड्यूस जीएमएफ जनरेट करेगा, ईजी बनाएगा, और उसी से क्या होगा, ये सप्लाई करने लग जाएगा फील्ड वाइंडिंग को। तो ये होगा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा कि व्हेन द फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड फ्रॉम द आर्मेचर इटसेल्फ, आर्मेचर ऑफ द जनरेटर इटसेल्फ, देन इट इज सेड टू बी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ओके, अब ये जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, इसमें एक वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है। वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस क्या होता है भाई, कोई भी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है कि उसमें जब करंट जाएगी तब वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और फ्लक्स बनने से क्या होता है, फ्लक्स जब उस कंडक्टर को कट करेगा, जब कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें एक इंड्यूस जीएमएफ आता है फेराडे के लॉ अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें तो वो क्या होता है NP5Z/60A, NP5Z/60A, जो कि इक्वेशन है जनरेटर में इंड्यूस जीएमएफ की। तो अगर फ्लक्स है तो इंड्यूस जीएमएफ है, यही है ना। तो फ्लक्स कब होगा, जब उस फील्ड वाइंडिंग में करंट हो, ठीक है, तभी तो फ्लक्स होगा, तभी इसमें इंड्यूस जीएमएफ आएगा। लेकिन अगर उस फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट हो ही नहीं, कोई करंट पहले से फ्लो ही नहीं हो रही, तो उसमें कोई फ्लक्स नहीं आएगा, कोई इंड्यूस जीएमएफ नहीं आएगा। तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस क्या कहता है, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस ये कहता है कि जब आप वो फील्ड वाइंडिंग लगा रहे हो ना, फील्ड वाइंडिंग मतलब जो मैग्नेट लगा रहे हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहे हो, उसके अंदर पहले से कोई फ्लक्स होना ज़रूरी है। तो जब उसमें कोई फ्लक्स होगा तो उससे क्या होगा, इंड्यूस जीएमएफ बनेगा। इंड्यूस जीएमएफ बनने से क्या होगा, जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी वैल्यू और बढ़ेगी, और बढ़ने से क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग की वैल्यू, फील्ड करंट की वैल्यू और बढ़ी, फील्ड करंट की वैल्यू और बढ़ने से क्या होता है, फ्लक्स का मान और बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान और बढ़ा तो उससे क्या होगा, इंड्यूस जीएमएफ जो जनरेटर था वो और बढ़ेगा। और ये कब तक बढ़ता रहेगा भाई, एक लिमिट तो होनी चाहिए ना बढ़ने की इंड्यूस जीएमएफ की। वो तब तक बढ़ेगा जब तक वो जनरेटर अपनी रेटेड वैल्यू पे ना पहुंच जाए, जब तक वो अपने रेटेड वोल्टेज, उस आर्मेचर के अक्रॉस जो रेटेड वोल्टेज है वो तब तक बढ़ेगा जब तक कि वो रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस ना करने लग जाए। तो ये कहलाता है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। वोल्टेज बना रहा है भाई, वोल्टेज पहले था नहीं उतना। जैसे आपको सपोज मान लो कि उसको 120 वोल्ट रेटेड वोल्टेज है,
ठीक है। लेकिन शुरू में क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है, भाई फ्लक्स होना चाहिए किसी भी मैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स, ठीक है। तो अगर मान लो वो रेजिडुअल फ्लक्स है, उस वाइंडिंग में कुछ फ्लक्स है, ठीक है, सपोज फ्लो फ्लक्स है ये फाई, अगर वो फ्लक्स है उससे एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, सपोज वो 10 वोल्ट का जनरेट हुआ, आपको चाहिए कितना 120 वोल्ट। अब इस 10 वोल्ट से क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस होगी, और वो करंट क्या किस में जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में। फील्ड वाइंडिंग का वैल्यू बढ़ी, तो फील्ड वाइंडिंग का वैल्यू बढ़ने से आपका फ्लक्स का मान बढ़ा। पहले 5 था, अब 5 डेज हो गया, फ्लक्स का मान बढ़ा तो इंड्यूस ईएमएफ बढ़ा। इंड्यूस ईएमएफ सपोज अब 20 वोल्ट हो गया, फिर इस 20 वोल्ट से वापस फ्लक्स करंट बढ़ेगी और फ्लक्स का मान बढ़ेगा। सपोज 5 डबल डेज हो गया, इस फ्लक्स का मान वापस बढ़ा, और फ्लक्स के मान वापस बढ़ने से क्या होता है, फिर करंट का मान बढ़ता है, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये जनरेटर अपने रेटेड वोल्टेज पे ना पहुंच जाए, ये तब तक बढ़ता रहेगा। तो ये होता है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। अब इसके बारे में हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस क्या है, एट स्टार्टिंग डीसी जनरेटर विल नॉट वर्क विदाउट एनी करंट थ्रू फील्ड वाइंडिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं है तो कोई फ्लक्स नहीं है, और कोई फ्लक्स नहीं है तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं, तो बेचारा पड़ा अपनी एक कोने में, ठीक है। लेकिन क्या है कि द फील्ड वाइंडिंग पोजेस सम मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है कि फील्ड वाइंडिंग के पास पहले से कुछ फ्लक्स होना चाहिए। उस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, उस फ्लक्स को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। बचा हुआ उसमें फ्लक्स जो होता है रेजिडुअल, जो पहले से है फ्लक्स उसमें, वो होता है रेजिडुअल फ्लक्स। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। चुंबक की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेट में तो फ्लक्स का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। ये बात करें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उसमें जब करंट जाएगी तभी फ्लक्स बनेगा। तो पहले से करंट फ्लक्स होना ज़रूरी है, फ्लक्स मतलब फील्ड वाइंडिंग में करंट होना ज़रूरी है। तो उस फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स होता है या उस जो मैग्नेट में फ्लक्स होता है उसे होते हैं रेजिडुअल फ्लक्स बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इससे क्या होता है, जब जनरेटर स्टार्ट होता है तो इस रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से क्या होता है कि वो एक स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और इस स्मॉल ईएमएफ से क्या होता है कि एक करंट ड्रॉ करता है जो करंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। और इस फील्ड वाइंडिंग में करंट से क्या होता है कि वो फ्लक्स को इंक्रीज करेगी। भाई फ्लक्स पहले कुछ था, रेजिडुअल फ्लक्स 5R था, उसने करंट फील्ड वाइंडिंग में करंट बढ़ी तो फ्लक्स का मान बढ़ा, और इस फ्लक्स के मान बढ़ने से क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ का मान बढ़ेगा। और ये कब तक बढ़ता रहेगा, ये फील्ड करंट और फ्लक्स का मान कब तक बढ़ता रहेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं, ये फील्ड करंट और फ्लक्स का मान बढ़ते रहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्यूमुलेटिव एंड कंटिन्यूअस। ये मतलब एक के साथ एक जोड़ता और कंटिन्यूस तब तक रहेगा जब तक कि वो जनरेटर रेटेड वोल्टेज आर्मेचर के अक्रॉस रेटेड वोल्टेज ना बना ले, तब तक। जैसे मैंने 120 का एग्जाम्पल बताया था, तो ये तब तक ऐसे प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब वो रेटेड वोल्टेज ना बना ले। इसे हम बोलते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। और ये होता है सिर्फ सेल्फ एक्साइटेड में, सेपरेटली में क्यों नहीं होता, क्योंकि सेपरेटली में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग में जो फील्ड करंट होती है वो डिपेंड कर रही है आपके डीसी वोल्टेज के सोर्स पे। आपने अलग से एक सोर्स लगाया तो वो अलग से सोर्स से उसमें करंट आएगी और उसमें फील्ड जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सेपरेटली में का कंसेप्ट वोल्टेज बिल्डअप का इसलिए अलग है क्योंकि इसमें वोल्टेज पहले से बना हुआ है। सेल्फ एक्साइटेड में जरूर है क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसी से, तो उसमें करंट जाएगी, सेल्फ है ना, एक्साइट हो रहा है। तो इसी वजह से हम वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस सिर्फ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए पढ़ेंगे, सेपरेटली में इसका कोई रोल नहीं है। ओके चलो, तो अब सेल्फ एक्साइटेड में 3 टाइप के डीसी जनरेटर होते हैं, डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ फील्ड कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शंट वाउंड, सीरीज वाउंड और कंपाउंड वाउंड। जैसे कि मैं यहाँ से नाम से देखो, शंट वाउंड आर्मेचर है और एक फील्ड वाइंडिंग है। अब शंट वाउंड मतलब शंट को बोलते हैं पैरेलल। अगर फील्ड वाइंडिंग आपके आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट है या शंट में कनेक्टेड है तो हो गया वो शंट वाउंड जनरेटर। सीरीज वाउंड जनरेटर है जब फील्ड वाइंडिंग, अगर फील्ड वाइंडिंग आपके आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट है तो वो हो गया सीरीज वाउंड जनरेटर। में शंट में क्या हो गया, जो फील्ड वाइंडिंग वो पैरेलल में कनेक्ट है। सीरीज में क्या हो गया, वो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट है। तो कंपाउंड में क्या हो गया, कंपाउंड में ये हो गया कि आपके सीरीज और शंट दोनों कनेक्शन होंगे। जो ऊपर वाला दोनों है ना, शंट और सीरीज, इन दोनों का युग में, मतलब सीरीज में भी कनेक्ट हो गई एक वाइंडिंग और एक शंट में भी कनेक्ट हो गई, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको कंपाउंड वाउंड जनरेटर या युग में जोड़ा वाला, ठीक है। तो आप जैसे नीचे देख सकते हो, शंट वाउंड जैसे जनरेटर में क्या है, आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, तो यहाँ से नाम से देख रहे हो, शंट मतलब पैरेलल में कनेक्ट है फील्ड वाइंडिंग, तो ये हो गया शंट वाउंड। फिर हम देख रहे हैं सीरीज, सीरीज में क्या है, आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है, सीरीज फील्ड हो गई, तो ये हो गया सीरीज वाउंड।
थर्ड जो था क्यूमुलेटिव कंपाउंड, जो हम बोल रहे थे कंपाउंड में मतलब सीरीज और शंट दोनों होंगे। तो एक तो शंट लगी हुई है, एक सीरीज लगी हुई है। आर्मेचर के पैरेलल में शंट लगी है और उसके सीरीज में सीरीज लगी हुई, इसलिए ये हो गया कंपाउंड वाउंड जनरेटर। तो इसके नाम के अकॉर्डिंग टाइप्स है, ये जो डीसी जनरेटर के टाइप्स है ना सेल्फ एक्साइटेड के, वो इसके नाम के अकॉर्डिंग। शंट मतलब उसके पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग लगी है, सीरीज मतलब उसके आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग लगी है, कंपाउंड में दोनों वाइंडिंग शंट और सीरीज। अब इन सभी के बारे में हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं सबसे पहले शंट वाउंड जनरेटर के बारे में। शंट वाउंड जनरेटर मतलब जिसमें फील्ड वाइंडिंग पैरेलल कनेक्ट हो, किसके पैरेलल में, आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैरेलल में एक दो चीज़ें हैं, वोल्टेज थ्योरम और करंट थ्योरम। वोल्टेज थ्योरम क्या करती है कि पैरेलल में वोल्टेज जो होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पैरेलल ब्रांचेज है, ये तीनों पैरेलल ब्रांचेज है, इन तीनों पैरेलल ब्रांचेज पे वोल्टेज एक जैसे होंगे। जैसे यहाँ पे V है तो उस पूरी ब्रांच पे भी यहाँ पे भी V होंगे और इस फील्ड वाइंडिंग पे भी V होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा सेकंड स्टेटमेंट में, इन शंट वाउंड जनरेटर द वोल्टेज इन द फील्ड वाइंडिंग इज सेम एज वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। जो टर्मिनल वोल्टेज V है ना, वही शंट वाउंड के अक्रॉस, शंट फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट हो गया V/R। भाई करंट क्या होता है, V/ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही होता है। तो इसका रेजिस्टेंस मान लो RSH है। ठीक है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट क्या हो गया, V/RSH। ठीक है, जनरेटर है तो ऑब्वियसली आर्मेचर से करंट जनरेट होगी, तो करंट आर्मेचर करंट क्या बाहर की तरफ निकल रही है। लोड करंट जाएगी, लोड में करंट जाती है, तो ये लोड में करंट जा रही है यहाँ पे देखो। फिर बात करें फील्ड वाइंडिंग पे, फील्ड वाइंडिंग पे हमेशा करंट आएगी, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग पे करंट आएगी तभी वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये फील्ड वाइंडिंग पे करंट आ रही है, शंट में कनेक्टेड है, इसलिए से हम बोलने लगे ISH। तो क्या है RSH, क्या है, शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है RSH। ISH है करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट फील्ड, करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट फील्ड। RA है आर्मेचर रेजिस्टेंस, भाई आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग है उसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा, तो वो है आर्मेचर रेजिस्टेंस। IA है आर्मेचर करंट, IL है लोड करंट, V है टर्मिनल वोल्टेज और EG है जनरेटेड EMF इन द आर्मेचर, EG है जनरेटेड EMF इन द आर्मेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग के इस रेजिस्टेंस की। जैसे कि मैंने बताया था सेपरेटली एक्साइटेड में भी सेम वैसे क्या है कि शंट फील्ड जो करंट है हमें कम से कम रखनी होती है, इसकी वैल्यू कम से कम रखनी है। अब इस करंट की वैल्यू कम से कम रखनी है, इसका मतलब क्या है कि हमें इस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ये देखो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A। मतलब हमें क्या है कि रो चेंज नहीं कर सकते, L चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, A को कम करना होगा। A कम कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया, मतलब डायमीटर उसका कम कर दिया। डायमीटर कम कर दिया मतलब जो वायर हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा थिन। ओके, सेकंड देखो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेंथ बढ़ा सकते हैं। लेंथ बढ़ा दी तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, इसका मतलब लेंथ बढ़ गई। तो रेजिस्टेंस हाई करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर दिस पर्पज रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग जनरली केप्ट हाई, 50 से 300 ओम के बीच में रखा जाता है। तो इसे हम हाई करने के लिए क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो लेंथ बढ़ गई। क्रॉस सेक्शन एरिया लेस हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया लेस का मतलब ये हो गया कि जो वाइंडिंग है, ठीक है, वो क्या हो गई, थिन हो गई। जो इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो इस्तेमाल करें वो थिन करेंगे, जिसका डायमीटर कम हो। ओके, तो ये हो गया शंट फील्ड वाउंड या शंट वाउंड जनरेटर के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कुछ इक्वेशंस। आप यहाँ पे देखो, इस नोड पे देखो, इस नोड पे क्या आर्मेचर करंट आ रही है, फिर वो दो भागों में डिवाइड हो रही है, ISH और IL में। तो IA = ISH + IL। शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट देखते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है V और इसका रेजिस्टेंस क्या है RSH। तो शंट फील्ड वाइंडिंग के थ्रू करंट क्या हो गया, ISH = V/RSH। फिर हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे लगानी है KVL, इस लूप के अंदर KVL। तो जब आप KVL लगाओगे तो क्या होगा, V = EG - IARA। अब बात करते हैं पावर जनरेटर और पावर डेवलप की। तो पावर जनरेट कहाँ होती है, पावर जनरेट होती है आर्मेचर के अक्रॉस। तो आर्मेचर का वोल्टेज हो गया EG, करंट हो गई IA। तो ये हो गया पावर जनरेटेड या डेवलप्ड, वो हो गया PG = EG × IA। अब पावर डिलीवर्ड या आउटपुट पावर की अगर हम बात करें तो आउटपुट पावर हमारे लोड के अक्रॉस या टर्मिनल पे मिलता है। यहाँ पे वोल्टेज क्या है V, करंट क्या IL, तो ये होगा V × IL पावर डिलीवर्ड टू द लोड।
ये हो गया शंट फील्ड वाउंड के बारे में। अब हम देखते हैं सीरीज में, जैसे कि मैंने बताया था सीरीज मतलब फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है। अब ये देखिए ये आर्मेचर है, आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज Eg, आर्मेचर के थ्रू करंट Ia, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट ISE, ठीक है, और फिर जो लोड है उसमें करंट IL, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों सीरीज में जुड़े हुए, लोड, आर्मेचर और सीरीज फील्ड तीनों में सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो तीनों करंट इक्वल होगी, तो IL इक्वल ISC इक्वल टू IA। सीरीज वाउंड जनरेटर मतलब फील्ड वाइंडिंग क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर के। RSC क्या है, सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ISC क्या है, करंट थ्रू सीरीज फील्ड, ये ISC। RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो आर्मेचर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा RA, यहाँ पे कुछ, ठीक है। IA क्या है, आर्मेचर करंट। IL है लोड करंट, V है टर्मिनल वोल्टेज और EG है जनरेटेड EMF। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं भाई, इसकी अगर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम हाई रख देते हैं, शंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या होता है कि करंट की वैल्यू बहुत कम फ्लो होने लग जाएगी, और करंट की वैल्यू कम फ्लो होने लगे इसका मतलब क्या, लोड में भी, भाई यहाँ तो आर्मेचर करंट लोड भी तो है, लोड करंट और आर्मेचर करंट इक्वल है, तो इसका मतलब लोड में बहुत करंट जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम से कम रखते हैं। मतलब यहाँ पे जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा वो लेस होगा, बहुत कम होगा। अब इसका सेम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लेस करना है, तो हमें क्या करना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाना है और लेंथ को कम करना है। अगर लेंथ कम हो गई, लेंथ का मतलब उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए, ठीक है, तो स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स रखें, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ठीक है। और जो अगर इसके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमें कम करना है, केप्ट स्मॉल, तो हमें क्या करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब डायमीटर को बढ़ाना है, डायमीटर बढ़ाना है, इसका मतलब जो वायर होगा वो मोटा होगा, मोटा मतलब थिक कंडक्टर होगा। तो हमें क्या करना है, इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया और थिक टाइप ऑफ कंडक्टर हमें यूज करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग हमें क्या करना है, कम करना है, स्मॉल रखना है, तो उस वजह से हमें क्या करना है, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल, इसका मतलब लेंथ कम हो गई, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया एंड थिक कंडक्टर। ओके, ये है सीरीज फील्ड वाउंड जनरेटर। इसके अब इसकी इक्वेशंस देख लेते हैं। तो इक्वेशन के लिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आर्मेचर करंट, ये जो सीरीज फील्ड से करंट, और IL लोड करंट, ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। IA इक्वल टू ISC इक्वल टू IL इक्वल टू, हमने माना कि वो करंट I है। ओके, तो अब हमें देखना है वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड देखो, सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे इस लूप में KVL लगाना, तो ये हो जाएगा EG माइनस IA, और ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया RE RSE, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू EG माइनस I जो करंट थी इंटू RSE प्लस RA। फिर वही बात पावर जनरेटेड की, तो पावर जनरेट कहाँ होती है, आर्मेचर के अक्रॉस, तो आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज है EG, करंट है IA, तो पावर जनरेटेड हो गई EG इंटू I, ठीक है। पावर डिलीवर्ड कहाँ होती है, लोड के अक्रॉस या टर्मिनल पे, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है V, करंट क्या IL या I, तो ये हो गया पावर डिलीवर्ड टू द लोड हो गई PL इक्वल टू V इंटू I। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें ये क्या होता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है और शंट फील्ड वाइंडिंग भी होती है, दोनों वाइंडिंग है। तो आपको देखो एक टाइप बताता हूँ, ये है आर्मेचर सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शॉर्ट शंट एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में लगा दी, यहाँ आपका लोड कनेक्ट हो गया, ये हो गया लोड कनेक्ट। अब इसके नाम से देखो शॉर्ट शंट, मतलब जो शंट वाइंडिंग है उसका वायर छोटा रखना है आपको, और छोटा तार कहाँ लगाओगे, जैसे एक टर्मिनल तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब छोटा तार कहाँ पे लगाओ, जब आपका इस आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के बीच में आप वाइंडिंग को कनेक्ट करो शंट फील्ड को, तब आपको वायर छोटा चाहिए ना, शॉर्ट वायर चाहिए। तो ये हो गया शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर। अगर आपको इसे लॉन्ग शंट बनाना, तो लॉन्ग शंट सेम वही सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। ये आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर हो गए, यहाँ पे लोड कनेक्ट हो गया, ये लोड कनेक्ट हो गया। क्या करना, लॉन्ग शंट बनाना, तो जो शंट वाइंडिंग है, ये शंट वाइंडिंग है, इसका वायर एक नीचे कनेक्ट कर दिया और एक लंबा तार लगाना है, तो लंबा तार तब लगेगा ना जब यहाँ पे कनेक्ट हो। तो ये हो गया लॉन्ग शंट का। शॉर्ट शंट बनाना तो आपको आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के बीच में जोड़ना होता, ठीक है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है। तो अब इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। शॉर्ट शंट मतलब आप यहाँ पे देखो आर्मेचर सीरीज वाइंडिंग, और इसके सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर के बीच में कनेक्टेड है शंट वाइंडिंग, मतलब छोटा तार जोड़ा गया शंट फील्ड वाइंडिंग का, तो वो आर्मेचर के अक्रॉस ही लगा दिया सीधा।
तो शंट फील्ड वाइंडिंग इज वायर्ड पैरेलल टू आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द लोड, इस लोड के सीरीज में सीरीज वाइंडिंग कनेक्टेड है। ये हो गया शॉर्ट शंट। फिर बात करें हम लॉन्ग शंट के, लॉन्ग शंट में क्या करें, शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ इस सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के अक्रॉस जुड़ी हुई है, शॉर्ट शंट पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये हो गया लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। इसमें क्या शंट फील्ड वाइंडिंग इज पैरेलल टू द बोथ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई वायर्ड इन सीरीज टू द आर्मेचर, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हुई है। ठीक है, ओके। अब देखो कंपाउंड वाउंड का हम दो टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं, वो होता है क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ने का प्रोसेस और डिफरेंशियल मतलब घटने का प्रोसेस। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होता है, दो तरीके की वाइंडिंग है, सीरीज और शंट वाइंडिंग, दोनों के फ्लक्स भी अलग होंगे। शंट वाइंडिंग का फ्लक्स होगा φSH और सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स होगा φSE। अगर दोनों फ्लक्स आपस में जुड़ जाए, सेम डायरेक्शन में मतलब जुड़ जाए, तब तो हो गया, जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो जुड़ जाएगा, इसका मतलब वो तो हो गया क्यूमुलेटिव। मान लो कि शंट फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का भी जो फ्लक्स है वो इसी डायरेक्शन में है, तो जो फाइनल जो फ्लक्स हो गया ना हमारे पास रिजल्टेंट, वो दोनों का हो गया ऐड φSH प्लस φSE। तो ये तो हो गया क्यूमुलेटिव कंपाउंड। और डिफरेंशियल मतलब घटने का प्रोसेस, मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है ना φSE वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया φSH माइनस φSE, तो ये हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या हो गया, द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज अपोजिट टू द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द शंट फील्ड वाइंडिंग। ओके, अब आप ये सोचो φSH माइनस φSE क्यों रखा, φSE माइनस φSH क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है वो हमेशा φSE से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि शुरू में क्या होता है φSE सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट जीरो होती है, लोड करंट ही तो होती है, लोड जब नहीं लगाया था उसमें करंट जीरो और फ्लक्स जीरो हो गया। लेकिन φSH फील्ड वाइंडिंग जो इन शंट के अंदर है वो तो जीरो नहीं है, तो इसी वजह से φSH ग्रेटर देन φSE होता है। ठीक है, दो तरीके की वाइंडिंग क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। तो क्यूमुलेटिव मतलब दोनों फ्लक्स ऐड हो गए सेम डायरेक्शन में, और डिफरेंशियल मतलब दोनों फ्लक्स डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंस हो गया, दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा φSH माइनस φSE, ये हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में। आज हमने पूरा डिस्कस किया है एक्साइटेशन मेथड्स के बारे में। अब आपको अगर मैं छोटी सी चीज़ बताऊं कि अगर आपको इसी में मोटर के टाइप्स देखने होते तो आपको क्या करना होता, आपको करना होता है यहाँ पे देखिए, मोटर के देखने तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, जनरेटर को हटा दो, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, अब देखो कि हमें पता है कि यहाँ पे जैसे क्या होता है कि मोटर के केस में हम लोड नहीं लगाते, मोटर के केस में लोड होता है मैकेनिकल और सप्लाई लेते हैं, इस बैटरी से सप्लाई लेते हैं। तो बैटरी से सप्लाई ले लो, यहाँ से बैटरी से सप्लाई लोगे तो यहाँ से करंट आएगी, आई। ठीक है, आर्मेचर पे भी करंट जाएगी, ये आई, आर्मेचर पे करंट जा रही है। यहाँ पे जो जनरेटेड ईएमएफ था वो हो जाएगा बैक ईएमएफ EB। ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी। ये हो गया मोटर के केस में। सेम ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस, ओके। फिर सेल्फ एक्साइटेड की बात करते हैं। सेल्फ एक्साइटेड ये हो गया शंट वाउंड मोटर, सीरीज वाउंड मोटर, कंपाउंड वाउंड मोटर। जनरेटर को हटा दो, बस मोटर रखना है, इतना ही चेंज करना है। मोटर बनाया तो इसमें लोड हटा दो, तो लोड की जगह क्या लगानी पड़ेगी आपको, बैटरी लगानी पड़ेगी। ये बैटरी लगा दी, आर्मेचर पे करंट आएगी, आई, सेम यहाँ आई, एक की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी। ठीक है, ये हो गया शंट में। सीरीज में भी सेम देख लो, यहाँ पे लोड को हटाओ, बैटरी लगा दो, ये बैटरी लगा दी, फिर ये करंट आएगी आर्मेचर पे, ये आएगी और ये करंट आएगी। ठीक है, सेम अब में क्या करना है, इस शॉर्ट शंट कंपाउंड माउंट मोटर के अंदर भी यही करना है। क्या करना है आपको, इस आर्मेचर बैक EMF हो जाएगा EB, EG की जगह आप EB कर देना, वो बैक EMF कहलाता है। ठीक है, मोटर के केस में, ओके। फिर यहाँ पे से भी आर्मेचर सप्लाई लगाओ तो करंट आएगी, आर्मेचर पे करंट आएगी, शंट फील्ड वाइंडिंग में हमेशा करंट जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये बस यही चेंजेस करने हैं आपको शंट वाउंड, सीरीज वाउंड और सब में, और कोई चेंज नहीं करना। तो ये हो गया आपके मोटर के क्लासिफिकेशन। सिर्फ नाम जनरेटर की जगह मोटर रखना है, और आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो लोड में करंट जा रही थी अब क्या हो गया, उस लोड की जगह लग गई बैटरी, और उससे करंट आएगी, तो आर्मेचर में भी करंट आएगी और उस वाइंडिंग में भी करंट आएगी। सिर्फ क्या हो गया, जो फील्ड वाइंडिंग है उस पर करंट जाएगी, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी तभी वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और जो आगे की प्रोसेस है इंड्यूस जनरेट करने का,
ये होगा। और सेकंड जो चीज़ है, जनरेटेड ईएमएफ ईजी था, उसकी जगह हमें क्या करना है मोटर के केस में ईबी, बैक ईएमएफ, बस इतना सा चेंज करना है उस, और इसी से आपके टाइप्स हो जाएंगे, मोटर के टाइप बन गए। तो अगर डीसी जनरेटर के टाइप समझ में आ गए आपको, सारे क्लियर हैं, तो उसी से मोटर के टाइप बन गए। इक्वेशंस कुछ चेंज हो जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे माइनस की जगह प्लस प्लस रखना है बस, और कोई चेंज, यहाँ पे माइनस जो है ना इसको प्लस वगैरह करना है बस, और कोई चेंज नहीं है। ओके चलो, तो ये बात हो गई आज एक्साइटेशन मेथड्स के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड साइड पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।